हेलो एवरीवन। आज हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण पर चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु जो सबसे सरल तंत्र है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यही परमाणु तंत्र He+Li2+Be3+, क्योंकि ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो इन पर भी लागू किया जा सकता है। तो यहाँ जो हम श्रोडिंगर समीकरण लगाएंगे तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ई टोटल ऊर्जा है, साई तरंग फलन है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू दी है -h²/8π²m del² प्लस वी साई एक्स वाई जेड हो गया इजिकल टू ई साई एक्स वाई जेड हो गया। यहाँ यदि हम श्रोडिंगर समीकरण को सरलतम रूप में लिखें तो ये जो समीकरण है वो नेक्स्ट आती है del² साई/del x² प्लस del² साई/del y² प्लस del² साई/del z² प्लस 8π²m/h²e-v। ये साई होगा, एक्स वाई ये है वो साई इज इक्वल टू 0। del² साई एक्स वाई जेड प्लस 8π²m/h²e-v साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। और यदि इस समीकरण को हम m से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास समीकरण आती है 147, जिसकी वैल्यू है 1/m del² साई एक्स वाई जेड प्लस 8π²/h²e-v साई एक्स वाई जेड। ये श्रोडिंगर समीकरण यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अलग अलग लगाएं तो यहाँ 1/m m1 del² साई एक्स वाई जेड प्लस 1/m del² साई एक्स वाई जेड प्लस 8π²h/h²e-v साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। यदि हम समानीत द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो m यहाँ समानीत द्रव्यमान हो गया m1 m2/m1 प्लस m2। तो यदि m की जगह म्यू रखेंगे तो 1/μ del² साई एक्स वाई जेड प्लस 8π²/h²e-v साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। v है स्थितिज ऊर्जा, जिसकी वैल्यू होगी -z'(e²/r। z' है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, z'(e), और ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, आर है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। तो ये जो टर्म है इसको, ये समीकरण 149 को हम यदि हम म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण 151 प्राप्त होती है। अब ध्रुवीय निर्देशांक की बात करें, आर थीटा और साई फाई की टर्म में यदि हम एक्स वाई जेड को इनमें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए जो P है, P का जो कोण है वो थीटा बना हुआ है जेड अक्ष से, तो यहाँ जेड दिशा में हो गया जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा। और इसका जो एक्स वाई तल में जो घटक आया वो आया आर साइन थीटा, ये वाला ये आर साइन थीटा है। और इस ये जो आर साइन थीटा है वो फाई को एंगल बना रहा है इससे एक्स दिशा से, तो ये हो गया आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई दिशा में घटक हो गया इसका आर साइन थीटा साइन फाई। ये एक्स आया आर साइन थीटा कोस फाई 152, वाई आर साइन थीटा साइन फाई 153, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा। और इन समीकरण की सहायता से हम ये जो श्रोडिंगर समीकरण है वो ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में भी प्राप्त की जा सकती है, जो निम्न प्रकार है। ये 1/r² है, ये ब्रेक, ये जो मजले कोष्ठक में है बाकी जो, और फिर साई, और मजले कोष्ठक के अंदर है del/del r पेरेंथेसिस, ये छोटा कोष्ठक है, ये r² इंटू del/del r छोटा कोष्ठक बंद, फिर प्लस 1/sin थीटा del/del थीटा छोटा कोष्ठक 1 sin थीटा del/del थीटा छोटा कोष्ठक बंद पेरेंथेसिस बंद, प्लस 1/sin² थीटा del² फाई स्क्वायर। अब ये मजला कोष्ठक बंद हो गया, फिर साई, और फिर ये अगली टर्म आ गई, और ये समीकरण है 155। ये जो समीकरण है वो साई है, यहाँ पर आर और थीटा और फाई तीन चीज़ों का फलन है। इस 1/r² को सभी टर्म से जो
तीनों टर्म आर वाले और थीटा वाले और फाई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो समीकरण 156 प्राप्त हो जाती है। सबके में 1/r² मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है वो एजीडी जा रहा है, फिर 0 इक्वल हो रहा है। ये 156 समीकरण आ गई हमारे पास। अब ये हम क्या होता है कि ये जो साई है वो आर पर भी डिपेंड कर रहा है, आर फलन है वो आर का नाभिक से दूरी का फलन है, और वाई जो फलन है वो थीटा का फलन है, और जेड जो फलन है वो फाई का फलन है। यहाँ ऐसे माना गया है। तो ये जो साई है वो आर पर भी डिपेंड है, थीटा पर भी डिपेंड है, और फाई पर भी डिपेंड है, और इन तीनों के फलन को मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको शो किया गया है। लेकिन ये एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट माना गया है। इसको पृथक मान लेते हैं, इनका गुणनफल मानते हैं, लेकिन इनको राशियों को एक दूसरे के पर डिपेंड नहीं है। जैसे वाई जेड है वो आर पर निर्भर नहीं है, थीटा आर और जेड है वो थीटा पर निर्भर नहीं, केवल वाई है वो थीटा पर निर्भर है, और आर और वाई फाई पर निर्भर नहीं है, फाई पर कौन निर्भर है, जेड निर्भर है। ये हम समीकरण 157 से देख रहे हैं। अब इन जो साई जो ये डेल साई अपॉन डेल आर करेंगे तो आर के सब आर जो फलन है कैपिटल आर उसका तो स्मॉल आर के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कांस्टेंट के रूप में गुणांक के रूप में रहेंगे वाई और जेड। ये डेल साई अपॉन डेल आर आ गया, वाई जेड इंटू डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर। डेल साई अपॉन डेल थीटा ज्ञात करेंगे तो ये थीटा पर वाई डिपेंडेंट है, तो आर और जेड नहीं है, तो आर और जेड स्थिरांक के रूप में मल्टीप्लिकेशन गुणांक के रूप में रहेंगे आर जेड, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा इसका अवकलन हो जाएगा। इसी प्रकार डेल साई अपॉन डेल फाई ज्ञात करना चाहते हैं तो ये आर और वाई है वो जो फलन है वो फाई पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये गुणांक के रूप में रहेंगे आर वाई, और डेल जेड का डेल फाई के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा जेड का। इस प्रकार से हमें समीकरण 158, 159 और 160 प्राप्त होती है। अब जो समीकरण है ये जो है वो इसको हम करेंगे 156 में उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म में यहाँ हम रखेंगे डेल साई अपॉन डेल आर की वैल्यू, यहाँ हम रख देंगे डेल साई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू, और यहाँ डबल डिप्रेशिएशन करेंगे साई का फाई के सापेक्ष, और ये वैल्यू हम रख देंगे। और साई की जगह हम क्या रखेंगे, वाई आर वाई जेड, ये साई की जगह रखा जाएगा, और इनकी हम वैल्यू रखेंगे। तो ये 156 में जब वैल्यू रखते हैं तो हमें इसका समीकरण प्राप्त होती है। ये नेक्स्ट 161, ये जो समीकरण है वो है 161। यहाँ देखो 1/r² पहले से था, डेल अपॉन डेल आर पहले से था, छोटे ब्रैकेट्स उसमें r² भी था, डेल साई अपॉन डेल आर था, तो ये डेल साई की जगह हमने आर वाई जेड रख दिया, फिर अगला 1/r² साइन थीटा एज इट इज़ है, डेल अपॉन डेल थीटा ये भी एज इट इज़ है, फिर ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा था, डेल साई अपॉन डेल थीटा था, साई की जगह हमने आर वाई जेड रख दिया और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिर बता 1/r² साइन स्क्वायर थीटा वो एज इट इज़ है, फिर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर था, तो साई की जगह हमने आर वाई जेड रख दिया। और जो नेक्स्ट वाला जो टर्म आ रहा है उसमें 8π² म्यू अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट छोटा स्मॉल ब्रैकेट है, ये पेरेंथेसिस इसको बोलते हैं, ई प्लस जेड एस स्क्वायर अपॉन आर, ये वी की वैल्यू है, ये एज इट इज़ हैं। और साई की जगह हमने यहाँ भी आर वाई जेड रख दिया और ये आया 0 के इक्वल, और ये समीकरण 161 है जो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट में हम क्या है कि जो जिस पर डिपेंडेंट है जो स्थिरांक है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। स्थिरांक को हम बाहर निकालने से जो फर्स्ट टर्म थी उसमें वाई जेड स्थिरांक था, तो ये वाई जेड बाहर आ गया, वाई जेड अपॉन आर स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज़ रह गई। फिर
जो सेकेंड टर्म था उसमें आर और जेड स्थिरांक थे तो इसको भी बाहर निकाल दिया और बाकी एज इट इज़ रह गया। और थर्ड टर्म है उसमें ये केवल जेड पर डिपेंड है, जेड फाई पर डिपेंड है और आर वाई बाहर आ गया और एज इट इज हो गया। और जो लास्ट वाला टर्म है वो तो एज इट इज है और इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण आ गई हमारे पास 162। अब ये जो हम हैं वो क्या करते हैं कि इसमें क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है हम वो ऐसे चाह रहे हैं जिसमें केवल आर का टर्म हो, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट में को इस प्रकार से चेंज करेंगे कि ये वाई जेड फर्स्ट टर्म में गायब हो जाए। और वाई जेड कैसे गायब होगा, तो यदि हम आर वाई जेड का भाग लगा देते हैं तो आर फर्स्ट टर्म जो होगी वो आर की टर्म ही होगी, थीटा और वाई थीटा और फाई का टर्म वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमने वो आर वाई जेड का इस पूरी समीकरण में भाग लगा दिया। पूरी समीकरण में भाग लगाने से वाई जेड कैंसिल हो गए, नीचे आया 1/r² पहले से था, कैपिटल आर आ गया और बाकी की टर्म एज इट इज आ गई। और दूसरी वाले में हमने दूसरे टर्म में यदि आर वाई जेड का भाग लगाते हैं तो आर जेड कैंसिल हो जाते हैं और नीचे वाई आ गया और बाकी एज इट इज़ रहा। और इसी प्रकार से तीसरे वाले में आर वाई कैंसिल हो जाते हैं, आर वाई जेड का भाग लगाएंगे, नीचे जेड आ गया, जेड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर। और जो लास्ट वाला जो टर्म है उसमें भी हमने आर वाई जेड का भाग लगाया तो आर वाई जेड कैंसिल हो गया और बाकी का टर्म रह गया और वो गया इक्वल 0। ये समीकरण में हमारे पास आई 163। अब 163 जो समीकरण थी, अब उसमें हमने क्या किया कि हमने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने से जो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जो थर्ड टर्म है उसमें केवल फाई का वैल्यू फाई से रिलेटेड फलन या फाई डिपेंडेंट फलन ही रहेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो फर्स्ट टर्म में क्या हुआ कि आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर है और बाकी एज इट इज़ रहा। फिर दूसरे में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा ऊपर आया, नीचे वाई आया और बाकी एज इट इज़ रह गया। और थर्ड टर्म में हम देखते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसका विलोप हो गया और 1/जेड और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर आ गया। ये इस प्रकार से ये तीनों टर्म आ गए। उसके पश्चात और ये जो थर्ड टर्म है सॉरी लास्ट टर्म है उसमें 8 पाई स्क्वायर है, ये 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि पूरी इस समीकरण में मल्टीप्लाई हो रहा था, बाकी एज इट इज़ है और इज इक्वल टू 0 क्योंकि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए तो ये साइन ये जो समीकरण थी वो उसमें हमने कुछ नहीं किया, केवल जो जेड वाला या जो फाई वाला जो थर्ड टर्म था उसको हम राइट साइड ले गए तो ये माइनस का हो गया और बाकी टर्म एज इट इज रह गया लेफ्ट हैंड साइड में -1/जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ये है ये जो समीकरण है। अब इसमें जो RHS है दाहिने हाथ का फलन है वो केवल फाई डिपेंडेंट फलन है, आर थीटा और फाई के कुछ भी मान हो ये, तो इसको हम क्या है कि ये जो केवल फाई पर डिपेंड हुआ तो ये आर और थीटा पर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो इसको हम अलग मान सकते हैं। तो जो LHS वाला जो टर्म है उसको हम एम स्क्वायर के इक्वल मान सकते हैं। तो ये 1/जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर आया, ये -m स्क्वायर के इक्वल हो गया और इसको यदि पक्षांतरण किया तो ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। हमने नियतांक के लिए m स्क्वायर का प्रयोग किया है और m स्क्वायर का इसलिए किया क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में
तो जेड है वो डेल जेड अपॉन डेल फाई का मान कंटिन्यूस रहता है। ये मेथड ऐसे तरीके जानते हैं, इसमें केवल एक चर फाई है इसलिए फाई समीकरण है, और इसके सॉल्यूशन हम आगे निर्धारित करेंगे। इसी प्रकार ये हमने फाई वाली जो टर्म थी उसको निर्धारण कर लिया। हमने क्या किया, जो RHS था उसको हमने एम स्क्वायर के इक्वल करके और एक समीकरण प्राप्त कर ली जो केवल फाई डिपेंडेंट समीकरण थी, इक्वेशन थी। और इसमें जो LHS वाला है, LHS वाले को भी हम आगे सोल्व करेंगे। आगे कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने RHS को एम स्क्वायर के इक्वल माना, तो इस LHS जो है उसको हमने उसके किसके बराबर कर देंगे, एम स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। तो ये समीकरण 168 आ गई। हमने इसको एम स्क्वायर के इक्वल कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो इस तरीके से कर रहे हैं कि ये एक टर्म केवल R पर डिपेंडेंट हो, R की टर्म हो जिसमें पूरी एक टर्म में केवल थीटा की टर्म हो। तो हम क्या करेंगे, 168 है उसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा देते हैं। साइन स्क्वायर का थीटा का भाग क्यों लगाया, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म में थीटा की टर्म गायब करनी थी, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाते ही जो फर्स्ट टर्म आ गई, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बाकी एज इट इज रह गया 1/r डेल अपॉन डेल आर पैरेंथेसिस में आ गया, ये छोटे कोष्टक में आ गया R स्क्वायर डेल कैपिटल R अपॉन डेल स्मॉल r। ये केवल R डिपेंडेंट फलन हो गया। प्लस दूसरे में हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाया तो ये आया 1/y साइन थीटा और बाकी एज इट इज रह गया। और तीसरे में भी हमने साइन स्क्वायर थीटा का भाग लिया तो इसमें भी थीटा की वैल्यू गायब हो गई, ये केवल R डिपेंडेंट रह गया। 8 पाई स्क्वायर म्यू R स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड डेस ई स्क्वायर अपॉन R और इज इक्वल टू एम स्क्वायर। एम स्क्वायर में भी हम किसका भाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का। इस एम स्क्वायर में भाग लगेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये समीकरण हमें प्राप्त हुई। या हमने फिर इसको ये जो है उस जो समीकरण जो पिछली जो थी उसी में हमने पक्षांतरण किया है कि R की वैल्यू एक तरफ और थीटा की वैल्यू एक तरफ। तो यहाँ क्या किया, जो फर्स्ट टर्म एज इट इज रह गई और ये तो एज इट इज रह गई, R वाले इधर रह गए, दोनों टर्म रख दी और एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा था ही। ये 1/y साइन थीटा वाला जो टर्म है ये हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आए तो इसका माइनस चिन्ह हो गया। अब इसमें ये दो है, एक LHS है एक RHS है। LHS है ओनली R का फलन है और जो केवल R पर डिपेंडेंट है, और जबकि RHS है वो केवल थीटा डिपेंडेंट है। दोनों को हम दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, एक नियतांक मान लेते हैं। ये चूँकि ये बराबर भी है तो इनको बीटा के बराबर मान लेते हैं। तो जैसे 169 है उसका RHS आया, उसको हमने बीटा की वैल्यू दे दी और इसको बीटा के इक्वल कर दिया। अब जो 170 समीकरण प्राप्त हो गई, इसको हम y से गुणा करेंगे और y से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ये 170 को करेंगे तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे में y कैंसिल हो जाएगा तो y आएगा ही नहीं, और तीसरे में इक्वल टू बीटा y आएगा। देखिए यहाँ फर्स्ट वाले में y मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे में y कैंसिल हो गया, और ये बीटा y ये था प्लस का LHS में और ये इसको RHS में था, तो इसको रीअरेंज किया तो ये माइनस का बीटा y LHS साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि जो y ये इनका जो निशान चेंज कर सकते हैं, निशान चेंज किया यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म
प्लस का हो जाएगा इतना बड़ा टर्म, और तीसरे वाला बी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इस समीकरण को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड 0 रहेगा। अब ये जो सेकंड टर्म है वो पॉजिटिव हो गया, और थर्ड टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म नेगेटिव, तो ये बीटा, और ये थर्ड टर्म को हमने पहले लिख दिया, और फर्स्ट टर्म को क्योंकि ये नेगेटिव है इसको बाद में लिख दिया, और वाई कॉमन ले लिया, तो ये जो वाला टर्म आ गया। और सेकंड टर्म चूँकि पॉजिटिव हो गया था वो एज इट इज रहा यहाँ, और ये 0 के इक्वल हो गया। ये समीकरण आया 171, और इसको हम थीटा समीकरण कहते हैं, और इस थीटा समीकरण का भी हम आगे हल करते हैं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि हमने जो, चूँकि हमने 2 टर्म प्राप्त हुई थी कौन सी समीकरण में, ये 169 में, इनको दोनों को हमने बीटा के इक्वल रखा। जो RHS था वो थीटा डिपेंडेंट था, और LHS था वो R डिपेंडेंट था, तो LHS को भी हम बीटा के इक्वल ही मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ बीटा के बराबर 169 से हम ले आए और इसको ऐसे रखा। अब क्या किया कि इसको R अपॉन R स्क्वायर से गुणा कर दिया, R स्क्वायर से, तो यहाँ जो पहले वाले टर्म में कैपिटल R गायब हो गया, ब्रैकेट में तो रहेगा, लेकिन 1/r स्क्वायर आया, और डेल अपॉन डेल R, ये छोटे ब्रैकेट R स्क्वायर डेल अपॉन डेल R, ये जो पहले जैसा आ गया, जो शुरू में था समीकरण वैसे आ गया। बीटा, ये जो लास्ट है इसमें भी, क्योंकि ये कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर से होता है, बीटा कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर ये राइट हैंड साइड में होता है यहाँ, तो इसको हम पक्षांतरण करके इधर ही ले आए, तो माइनस बीटा R अपॉन R स्क्वायर ये टर्म आ गया। और जो यहाँ जो कि ये प्लस पहले से है, ये प्लस है, तो ये एज इट इज रहा, लेकिन R, ये जो स्मॉल R स्क्वायर है वो तो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल R ऊपर आएगा, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इजेड, ये कैपिटल R ऊपर आ गया, क्योंकि स्मॉल R स्क्वायर का भाग लगाया तो स्मॉल R स्क्वायर वाली टर्म इसमें नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया। 173 इक्वेशन आ गई। ये जो है इसको रेडियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो समीकरण है इसमें देखते हैं कि केवल स्मॉल r पर डिपेंडेंट है, और इसको हम रेडियल इक्वेशन कहेंगे। इस प्रकार से हमें 3 समीकरण अलग अलग प्राप्त हो गई। ये एक तो वही थी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, ये फाई समीकरण थी। और दूसरी समीकरण में ये प्राप्त हुई, ये क्या हुई, ये बराबर y नहीं है, ये y, तो ये बराबर नहीं है, y ब्रैकेट के बाहर है, और इज इक्वल टू 0 है, ये सॉरी, ये 0 है। और ये थीटा समीकरण आई, और समीकरण 173 जिसमें केवल स्मॉल r है, ये इसको रेडियल समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 समीकरण हमने पृथक कर ली, और इन तीनों समीकरण का अलग अलग मान होता है, हल होता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये काफ़ी हो जाएगा। और ये चूँकि ये क्रिटिकल काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक, और जिन्होंने अभी लाइक करें, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।